चलिए एमसीक्यू, ठीक है, एमसीक्यू देखते हैं। वही बेसिक नेटवर्क, ठीक है, बेसिक नेटवर्क पर स्पेशली आज हम डिस्कस करना चाहते हैं रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन क्वेश्चन, ठीक है। स्पेशली हमारा जो है बेसिक नेटवर्क में जो एसएससी जेईई करस्पॉन्डिंग है ना, एसएससी जेईई और एई, ठीक है, कि करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन जो एकदम बेसिक से आते हैं। टॉपिक हमारा है रेजिस्टेंस। क्योंकि रेजिस्टेंस हम लोगों ने अभी ख़त्म किया है तो दैट्स वाई नॉर्मल सी बात है, अब उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लिए जाएँ, ज़्यादा सही है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो डिपेंड्स अपॉन। जो रो है वो किस पे डिपेंड करता है? पहले ये बताइए, रो जैसे दिमाग में आए, पहले तो आगे भी पढ़ते हैं, ठीक है। द मटेरियल, फर्स्ट ऑप्शन है द मटेरियल द एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन एंड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इस पे डिपेंड करता है। दूसरा द एरिया ऑफ, अच्छा, मटेरियल पे डिपेंड करता है एंड द एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर, अच्छा चलो ठीक है। दूसरा क्या है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर ओनली। तीसरा है द एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन ऑन द कंडक्टर ओनली एंड लास्ट वन है द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑन द कंडक्टर ओनली। अब बताओ, जो रेजिस्टेंस था आर दिस इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग था? रो एल बाई ए, यही था ना? नहीं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो के बारे में। अब ये बताइए, ये तो क्या, ये क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती है? रो दिस इक्वल टू 1/सिग्मा था, याद करो। और ये सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी, ये किस पे डिपेंड करता है? कंडक्टिविटी पे। और कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल पे। मटेरियल की भी प्रॉपर्टी होती है ना। तो ये इसका एल, चाहे ये चेंज करो चाहे ये चेंज करो, ठीक है, इन दोनों को चेंज करने से इसके ऊपर कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है, ठीक है। तो ये तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो दैट्स वाई इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? नॉर्मल सी बात है, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन? डी इज़ द करेक्ट, फर्स्ट का जो हो जाएगा डी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेज व्हेन, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर अगर बोल रहा है तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज, अगर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर का इंक्रीज करता है, कब इंक्रीज करता है? फर्स्ट है इट्स लेंथ इंक्रीजेज। देखो हमको इतना तो पता है कि आर दिस इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। अगर एल को चेंज करें, मतलब L2 की वैल्यू अगर L1 से ज़्यादा हो जाए तो नॉर्मल सी बात है R2 इज़ ग्रेटर देन R1, ये तो फिक्स है। फर्स्ट तो सही लग रहा है। और देखते हैं, नहीं, हमेशा मोर इफेक्टिव आंसर पे फोकस करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन क्या है? एरिया इंक्रीजेस, अगर एरिया इंक्रीज कर दिया जाए, R की वैल्यू सिग्मा L/A। अब ये बोला है कि अगर एरिया को इंक्रीज कर दिया जाए, मान लो ये R1 है A1, R2 दिस इक्वल टू रो L/A2 कर दिया हमने। अब एरिया इंक्रीज करने पे एरिया दिस इक्वल टू मान लो 2 टाइम्स कर दिया। इंक्रीज करने का मतलब है अपने हिसाब से कुछ भी कर दो। अगर मान लो 2 टाइम्स कर दिया तो क्या होगा? रेजिस्टेंस तो घट गया ना जी। R2 की वैल्यू क्या हो जाएगा? रो L/2A1, मतलब ये हो जाएगा 1/2 रो L/A1, दैट इज R1/2। तो एरिया तो डिक्रीज करेगी, तो हो नहीं सकता, सॉरी, रेजिस्टेंस तो डिक्रीज करेगा अगर एरिया इंक्रीज करेंगे। तो बी ऑप्शन क्या है? अगर कि एरिया A2 इज ग्रेटर देन A1 तो R2 R1 से ग्रेटर नहीं हो सकता। क्लियर है? तो बी ऑप्शन तो नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन तो सही लग रहा है। और भी देखते हैं, तीसरा ऑप्शन क्या है? बोथ लेंथ एंड एरिया इंक्रीजेज। अब ये बताओ, बोथ लेंथ और एरिया अब कितना इंक्रीज किया गया? अब जैसे बताया ना कि R की वैल्यू L/A। अब किसी ने कहा कि नहीं सर हम L2 चेंज करना चाहते हैं, अगर ऐसे लिख दो, ठीक है, 2 टाइम्स L1 और A2 भी डबल कर दिया तो क्या होगा? तो R2 की वैल्यू तो सेम R1 के बराबर आ जाएगी। नहीं, अगर दिक्कत हो रही है तो वैल्यू पुट करके देख लो कि 2L1 डिवाइड बाई 2A1, तो फिर से वही आ गया ना। हमें तो ये नहीं पता है कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो इस वजह से तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है? इसमें एक चांस तो ये भी बन सकता है ना, इसमें कई सारे चांसेस बन सकते हैं कि जो इसको डबल किया, इसको थोड़ा सा ही इंक्रीज किया, नहीं उसके कंपैरिजन में, ठीक है, मतलब इसको अगर 4 टाइम्स किया और इसको सिर्फ 2 टाइम्स किया, तब तो आपको A2 आपको दिखेगा कि भाई
सॉरी R2 दिखेगा कि R2 इज ग्रेटर देन R1। लेकिन अगर दोनों में इंक्रीमेंट सेम किया, मतलब डबल डबल या ट्रिपल ट्रिपल या n टाइम्स किया दोनों में, तब तो सेम रेजिस्टेंस मिलेगा, तब तो नहीं होगा ना। तो इस वजह से थर्ड ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, लास्ट वन क्या है? इट्स रेजिस्टिविटी इज केप्ट कांस्टेंट। रेजिस्टिविटी केप्ट, ये तो क्या है, ये तो यूजलेस है, मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता। रेजिस्टिविटी क्या है? कांस्टेंट है। लास्ट वन तो विच वन इज करेक्ट? मोर इफेक्टिव आंसर कौन है? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो तो फर्स्ट ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। क्लियर है? हमेशा देखो, जब भी क्वेश्चन करो हमेशा कोशिश किया करो, ये नहीं कि बस एक ऑप्शन दिखा है यार सही दिख रहा है चलो इसको टिक, नहीं, कोशिश करो कि चारों की चारों अगर डिस्कस कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि एंड ऑफ द डे जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो वो आप टू द पॉइंट पहुंचेंगे। अगर यहीं पे आप ज़्यादा डिस्कस कर लेंगे तो नहीं, कई क्वेश्चन तो एकदम रिपीटेड वही डिक्टो आ जाते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। ठीक है, और नहीं भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, नया भी बन के आएगा तो भी अगर दिमाग में है कि चलो यार हाँ इसका मतलब हमने सर ने बताया था ऐसे, तो इस वजह से हमको थोड़ा सा और आगे चेक कर लेना चाहिए। हो सकता है कि जो फ्री का नंबर मिल रहा है वो माइनस में नंबर मिल रहा है। अगर आपने जल्दबाजी में कोई गलत कर दिया, जैसे पहला तो दिख रहा है, अब किसी को तीसरा भी दिख रहा होगा सर तीसरा भी, लेकिन उसने दूसरा केस चेकिंग नहीं किया। जैसे दूसरा चेक का मतलब कि भाई L2 हमने बताया ना कि L2 का इंक्रीमेंट कोई कर सकता है ना कि 4 टाइम्स कर दिया, और A2 जो है सिर्फ 2 टाइम्स, तब तो उसको R2 ग्रेटर देन R1 दिखेगा। लेकिन अगर दोनों में सेम चेंजेस होते तो तब तो दोनों क्या मिलेंगे, तब R2 उस केस में क्या मिलेगा? R1 के बराबर। तब तीसरा ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि तीसरे ऑप्शन में सिर्फ बोला इंक्रीमेंट करने से, ये नहीं बोला कि कितना इंक्रीमेंट। ठीक है, इस वजह से तीसरा ऑप्शन गलत है। तो कुछ लोगों को तीसरा ही ऑप्शन, अगर जो इस तरीके से देखेगा सिर्फ इसको कंसीडर करेगा और 2 टाइम्स A1 कंसीडर करेगा तो उसको दिखेगा कि R2 इज ग्रेटर देन R1। ठीक है, तो इसीलिए नट बोल्ट पूरा इसका ढीला करके देख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, तीसरा। ऑन द इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर मेड ऑफ ए मटेरियल डिक्रीजेस की इंक्रीजेस की रिमेन कांस्टेंट वेरियस आइदर वे। ठीक है, इंक्रीज इन जनरल में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इन जनरल की बात होती है। ठीक है, तो जैसे बोला कि ऑन इंक्रीजेज इट्स टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर मेड ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए मेटल का जो रेजिस्टेंस है वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा कि रिमेन कांस्टेंट। क्या होता है? हमने बताया था क्या होता है? इंक्रीज करता है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बताने की जरूरत नहीं है क्यों नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन है नेक्स्ट। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टर इज डिफाइंड एज। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसे डिफाइन किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीजेज इन इट्स रेजिस्टेंस पर डिग्री सेल्सियस। दूसरा है कि इंक्रीजेज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन, नहीं ये भी नहीं है, दोनों में से कोई नहीं है। तीसरा है इंक्रीजेज इन रेजिस्टेंस पर ओम पर डिग्री सेल्सियस, ये सही है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, लास्ट तो है नहीं। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। एम्पियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th। द एम्पियर सेकेंड वुड बी द यूनिट ऑफ एम्पियर सेकेंड किसकी वुड बी यूनिट ऑफ कंडक्टेंस की पावर की एनर्जी की चार्ज की। देखो Q डिस्पिक्वल टू किसके होता है? Q I की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग है? dq बाई dt ऐसे लिखा था, तो dq की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग? I इंटू dt। एम्पियर इंटू सेकेंड किससे करस्पॉन्डिंग होगा? चार्ज। तो किसकी यूनिट है? D इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट 6 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 6 में द पोलरिटी ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए रेजिस्टेंस इज डिटरमाइंड बाई द पोलरिटी ऑफ रेजिस्टेंस। देखो पोलरिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है? एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, R, कह रहा है कि पोलरिटी ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए रेजिस्टेंस इज डिटरमाइंड बाई, किसकी वजह से डिटरमाइन कर सकते हैं? द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द रेजिस्टेंस, द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द रेजिस्टेंस, या पोलरिटी ऑफ द सोर्स। अब बताओ कि पोलरिटी ऑफ द सोर्स से, ठीक है, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, इससे तो है नहीं, यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा? हमने क्या बताया था? अगर कहीं रेजिस्टेंस है और उसमें करंट ऐसे जा रही है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, और यही अगर ऐसे ही आ रही है करंट I डैश तो ये प्लस ये माइनस। तो बताओ पोलरिटी किससे डिफाइन हुई? नॉर्मल से, डायरेक्शन ऑफ करंट से। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, द डायरेक्शन ऑफ
डायरेक्शन ऑफ करंट, नहीं क्लियर। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट पता होगी तभी बता सकते हैं कि पोलरिटी क्या होगी, प्लस होगी कि माइनस होगी। ठीक है, तो विच वन इज करेक्ट, सी है ना जी। हाँ सी, डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द रेजिस्टेंस। तो डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में करंट किस डायरेक्शन से जा रही है उससे पता चलेगी पोलरिटी क्या होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 3 रेजिस्टेंस ईच ऑफ R ohms आर कनेक्टेड इन स्टार द, ठीक है, और इट्स इक्विवेलेंट डेल्टा विल कंपेयर कंपेरिजन 3 रेजिस्टेंस ईच ऑफ द वैल्यू। देखो हमको बनाना किसमें, ये स्टार में दिए हुए हैं, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है, ये R है, ये R है और ये R है। हमारा टारगेट है इस R1 को, इस R2 को और इस R3 को। ठीक है, तो चलिए R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या लिखते हैं, R1 R प्लस ये R प्लस R प्लस R इंटू आर डिवाइड बाई R, ये होता है ना फार्मूला, कितना आ जाएगा, दैट इज 3R। तो इसकी वैल्यू भी 3R, इसकी वैल्यू भी 3R और इसकी वैल्यू भी 3R स्टार डेल्टा से, नहीं, तो विच वन इज करेक्ट, दैट इज 3R ओम। ठीक है, तो ये हो गया 3R, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच ऑफ R ओम कनेक्टेड इन डेल्टा। देखो डेल्टा में है आपकी बार दिस वन और ये दिस वन। ठीक है, R हमको स्टार में बताना है कितना रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, ये R1, ये R2, ये R3 क्या होता है उसमें, इसका फार्मूला इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बाय तीनों का सम। तो R इंटू आर डिवाइड बाई R प्लस R, तो स्पेशली क्या हो जाएगा R/3। ठीक है, ये होगा R/3 और ये भी R/3 और ये भी R/3। विच वन इज करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, दैट इज R/3 ओम। एक करंट ऑफ 10 एम्पियर इंटरिंग ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम 3 ओम। ठीक है, कि 10 एम्पियर की करंट जो है, ठीक है, 2 पैरेलल रेजिस्टेंस में इंटर करती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बताइए हमारा टारगेट क्या है, ये 2 ओम का है और ये 3 ओम का, तो बताना है करंट कितनी होगी। ये इसमें I1 मान लो, इसमें I2 मान लो। ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो उसका ऐसे दिखा दो। देखो करंट डिवाइडर रूल्स नहीं याद है, करंट डिवाइडर रूल की हेल्प से ये देखो I1, ये I2, 2 ओम 3 ओम, यहाँ पे क्या है 10 एम्पियर। ऐसे करंट डिवाइडर रूल क्या बोलता है, देखो ये 10 इंटू इसके सामने वाले का 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 कितना होगा, 10 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 कितना होगा, दैट इज 6 एम्पियर। I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब या तो करंट डिवाइडर रूल लगा दो, चाहे ऐसे लिख सकते हो 10 दिस इक्वल टू I1 प्लस I2 कितना हो जाएगा, I2 की वैल्यू 10 माइनस 6 दैट इज 4 एम्पियर। तो विच वन इज करेक्ट, I1 6 एम्पियर और I2 4 एम्पियर। तो देखो कोई है कि नहीं, इसमें से 6 पहला 6 है और दूसरे वाला पहले देखो 2 ओम में 6 और 3 ओम में 4 एम्पियर। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यही मैच कर रहा है ना, 6 और 4 एम्पियर। तो बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट है, 6 एम्पियर और 4 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 रेजिस्टेंस ईच ऑफ 32 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, चलो 16 रेजिस्टेंस है, ये सभी के सभी कैसे हैं, कनेक्टेड है पैरेलल, कोई दिक्कत नहीं, पैरेलल कनेक्टेड है। ठीक है, तो हमको पूछना है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। अच्छा, इनका कॉम्बिनेशन हमको बताना है कि जो कॉम्बिनेशन आएगा वो क्या होगा। और एक रेजिस्टेंस जो है वो कितना है, एक सेकेंड, एक रेजिस्टेंस जो है हमारा 32। अच्छा, आर की वैल्यू 32 ओम है। ठीक है, चलो आर यहाँ आर, अगर इक्विवेलेंट आर लिखना हो तो इतना तो फिक्स है कि सभी पैरेलल है, तो दैट्स वाई 1/r। कितनी बार इस 1/r को लिखेंगे, नॉर्मल सी बात है 16 बार, नहीं तो ये 16/r हो गया। तो R इक्विवेलेंट दिस इज इक्वल टू R डिवाइड बाई 16 और ये 32 डिवाइड बाई 16 कितना हो जाएगा 2 ओम। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, फ्री का नंबर है, नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब भी क्वेश्चन करो तो पहले अपने से ट्राई करो, फिर इसके बाद इधर देखो। ये नहीं कि बस छापना शुरू कर दें, पहले खुद से ट्राई, पॉज करके वीडियो पहले खुद से ट्राई, फिर गलत होता है तो फिर इधर देखो, फिर मैच कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे करते जाओ, ज़्यादा सही रहेगा। वैसे इजी भी है, ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम 6 ओम एंड 9 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन ए नेटवर्क। एक नेटवर्क में इन तीनों रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो पूछा क्या है, द मैक्सिमम पावर कंज्यूम बाई, कौन सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा, सबसे मैक्सिमम पावर। पहले ये बताइए कि तीनों रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल हैं, तो पहले बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा टाइम थोड़ी लगेगा। देखो क्या है, 4 ओम 6 ओम एंड 9 ओम प्लस माइनस वी, ऐसे बना सकते हैं। अगर इसमें पावर की बात करें, इसमें पावर P1, इसमें P2, इसमें P3, R1 R2 R3। देखो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने से एक कंक्लूजन में निकलता है और उस कंक्लूजन को हम डायरेक्ट इन फ्यूचर कभी क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट लगा सकते हैं। देखो कैसे, ये बताइए अगर ये पावर P1 P2 P3 की बात करें तो P1 की वैल्यू क्या लिखो, जो भी होगा V²/R1, P2 की वैल्यू V²/R2 एंड P3 की वैल्यू क्या बनेगी, V²/R3। पावर किस पे डिपेंड कर रही है, अगर V सबका कांस्टेंट है तो नॉर्मल सी बात है P इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/R। 1/R तो है ही है, यहाँ पे पैरेलल में है तो। अच्छा, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो नॉर्मल सी बात है P क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर रेजिस्टेंस कम है, अगर रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर दिया गया तो पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसकी पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो मैक्सिमम पावर किसकी होगी, 4 ओम की, 6 ओम की, 9 ओम की। नॉर्मल बात है 4 ओम की, तो विच वन की, 4 ओम की। तो जो भी है, ये कौन सा ऑप्शन है, 4 ओम, हाँ 4 ओम फर्स्ट ही है। चलो 4 ओम रेजिस्टेंस, तो 4 ओम रेजिस्टेंस में मैक्सिमम पावर जाएगी। तो हमको कंक्लूजन क्या निकला, देखो सॉल्व करने से कंक्लूजन निकल गया कि अगर पैरेलल में है, ठीक है, तो मैक्सिमम पावर किसकी होगी, जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, ठीक है, क्लियर। और सबसे ज़्यादा पावर किसकी होगी, सॉरी सबसे ज़्यादा पावर किसकी होगी, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा। और सबसे कम पावर किसकी होगी, जिसका रेजिस्टेंस सबसे हाई होगा, पैरेलल में, याद रखना पैरेलल में। तो सबसे कम पावर किसकी होगी, 9 वाले की। तो रिलेशन अगर लिखना हो तो P1 सबसे ज़्यादा होगा, फिर इसके बाद P2 उससे कम होगा, फिर P3, ये सबसे कम पावर होगी और ये मैक्सिमम पावर होगी। नहीं, क्लियर है। तो कंक्लूजन भी निकल जाता है ना, तो दैट्स वाई। अब ये कभी एग्जाम में बैठेंगे तो आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं, चूँकि आप एक बार कर चुके हैं, आपको एक बार दिमाग में बैठ गया है तो बस, इसीलिए थोड़ा टाइम देना चाहिए स्टार्टिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम नंबर ऑफ रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू द फॉर्म ऑफ ए सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो कितने मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। ऑप्शन ए है 1। अच्छा ये बताइए, सिर्फ एक रेजिस्टेंस से बता सकते हैं क्या सीरीज पैरेलल, नहीं। और 2 रेजिस्टेंस हो तो दूसरा ऑप्शन 2। अब ये बताइए, या तो दोनों सीरीज में होंगे या तो दोनों क्या होंगे, पैरेलल में, यही बन सकता है ना। हमको सीरीज पैरेलल दोनों बनाना है, तो ना तो ए ऑप्शन सही ना तो बी। तीसरा देखते हैं 3, हाँ 3 में हो सकता है कि भाई 2 सीरीज़ में हो गए, सॉरी 1 सीरीज़ में हो गया, 2 देखो ऐसे हो गए, नहीं ये R1, ये R2, ये R3। तो ये पैरेलल में और ये सीरीज़ में, इन दोनों कॉम्बिनेशन क्या हो गया, सीरीज पैरेलल। तो मिनिमम पूछा है ना, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 3, ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। और 4 मिनिमम पूछा है ना, तो 4 की जरूरत ही नहीं, 3 इस काम हो गया, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस द रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विद द इंक्रीजेज ऑफ टेम्परेचर। हाँ बताओ, ऐसा कौन सा है जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो रेजिस्टेंस उसका क्या होता है, डिक्रीज़ करता है। कार्बन फर्स्ट है कार्बन। ये डीसी मशीन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिस्कशन होगा कि क्यों हमने कार्बन बोला है। वहाँ पे जो ब्रूस बनाई जाती है वो कार्बन की ही बनाई जाती है, ठीक है। और क्यों बनाते हैं उसके लिए बहुत लंबा डिटेल डिस्कशन है, तभी ज़्यादा समझ में आएगा। तो बस ये याद रखो कि कार्बन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ आर यूनिफॉर्म डायमीटर D, द लेंथ L is R, the resistance of another wire same material but diameter 2D and length 4L, ठीक है। मटेरियल सेम है, देखो R1 की वैल्यू ρL/A ऐसा लिख सकते हैं। R2 की वैल्यू बोला है मटेरियल की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ लेंथ 4 टाइम्स कर दिया गया है और ये कितना कर दिया गया, डायमीटर 2D, अच्छा 2D किया गया है। तो देखो A1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होती है,
पाई R1 का स्क्वायर। अगर इसको D1 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। A2 की वैल्यू की बात करें तो पाई D2 का होल स्क्वायर। D2 और D1 में क्या रिलेशन है कि D2 जो है 2 टाइम्स ऑफ D1 है, ऐसा है ना, डबल है। तो बताना है रेजिस्टेंस क्या होगा। तो चलो पहले तो एरिया में क्या रिलेशन हो जाएगा, पहले ये बताओ। जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे A2/A1 तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से डिवीज़न करेंगे तो D2/D1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। 2D1/D1 का होल स्क्वायर दैट इज़ 4। तो A2 की वैल्यू क्या मिलेगी 4 टाइम्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 टाइम्स A1। तो R2 भी किसके करस्पॉन्डिंग, R1 के ही बराबर है, कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो विच वन इज़ करेक्ट, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आर द इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज ओनली की नेगेटिव चार्ज की, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देखो इलेक्ट्रिक करंट जो होती है किधर से किधर फ्लो करती है। अगर पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन सपोज करो किधर है, लाइक दिस वन, ये पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन क्या था, लाइक दिस वन। तो करंट भी किधर होती है, सेम डायरेक्शन में। और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अगर इधर है तो इसका मतलब जो करंट होगी उसका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक इसके अपोजिट। पहले ये तो जानते रहो क्योंकि ये पूछ देता है कभी कभी कि डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, जो करंट फ्लो होती है वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में होती है कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में। और किसकी वजह से फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉन्स एंड आपका समझे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। या यहाँ पे निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज बोला तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज की वजह से। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो करंट का डायरेक्शन होता है निगेटिव चार्ज के डायरेक्शन में होता है कि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है हमेशा। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है तो करंट किधर होगी, हमेशा इसके अपोजिट। और पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में फ्लो करती है कौन, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो खैर यहाँ पे दोनों के लिए होगा ना, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलेटर हैव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस 0 होता है कि पॉजिटिव की निगेटिव कराया था, कौन सा है ऑप्शन, थर्ड निगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कंस्टेंटेन वायर इज यूज फॉर द मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बिकॉज इट हैज़, फर्स्ट है लो स्पेसिफिक, नहीं इस पर कोई मतलब नहीं, हाई स्पेसिफिक नो, थर्ड है निग्लिजिबल स्मॉल टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। ये है ना, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट, टू रेजिस्टेंस ए एंड बी हैव रेजिस्टेंस आर ए एंड आर बी रिस्पेक्टिवली। अच्छा, दोनों में क्या रिलेशन है कि आर बी जो है आर ए से ग्रेटर है। तो पूछा है कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, सॉरी क्या है फिर, द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, मतलब जो रेजिस्टिविटी है रो ए एंड रो बी में कोई रिलेशन हो सकता है क्या, नहीं। पहली बात कि ये जो रो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, रो एल अपॉन ए। ये रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, ये कंडक्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, न कि रेजिस्टेंस मतलब आर की, न तो लेंथ न तो ए पे डिपेंड करती, वो होती है मटेरियल की प्रॉपर्टी। तो चाहे ये बड़ा हो चाहे ये एल बड़ा हो चाहिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो विच वन इज़ करेक्ट, आप कह सकते हैं कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट, कौन सा सही होगा ऑप्शन, इन्फॉर्मेशन इनसफिशिएंट। इसके लिए हमको इस कंडक्टिविटी के बारे में इन्फॉर्मेशन हो चाहिए कि कौन सा मटेरियल है, किसके करस्पॉन्डिंग बात हो रही है, नहीं। तो विच वन इज करेक्ट, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ, इन्फॉर्मेशन इनसफिशिएंट, क्योंकि हमको कंडक्टिविटी के बारे में इन्फॉर्मेशन, मतलब कौन सा मटेरियल है, ठीक है। चलो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, क्या है उसके करस्पॉन्डिंग। तो ये लेंथ बढ़े चाहे घटे, चाहे एरिया बढ़े चाहे घटे, चाहे रेजिस्टेंस बढ़े या घटे, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता रेजिस्टिविटी पे, ठीक है। रेजिस्टिविटी के लिए वो कंडक्टिविटी डिपेंड करती है, कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, वो दुनिया भर की
इलेक्ट्रॉन्स, होल्स, ठीक है, और मोबिलिटी ऑफ चार्ज करिए वो सब डिपेंड करता है ना, दैट्स वाई।